अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, हुकूमत जाने की घड़ी आन पहुंची है। फॉरेन सर्विसेज में खिदमात अंजाम देने वाले जलील अब्बास जिलानी का नाम बतौर निगरान वजीर आजम सामने आ रहा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका अलविदाई सेशन पुरतकल्लुफ दावत का भी एहतमाम, लेकिन आज का सेशन मुलतवी कर दिया गया। जाती हुकूमत ने चंद दिनों में बहुत जल्दी दिखाई, बेशुमार बिल्स पास किए, दर्जनों मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस सब के पीछे प्लान क्या है? क्या ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिसमें हर मोहरा अपनी मर्जी का हो? जाने वाली हुकूमत को जिससे खतरा था वो अभी तो जेल में है, मगर बाहर आने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी कर रहा है। कहता था घबराना नहीं है, मगर घबरा गया है। सुनने में आया है कि वकला से बातचीत में कहा, कुछ भी करो मैं जेल में नहीं रहना चाहता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में सजा का फैसला सुनाने वाली सेशन अदालत से केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जेल एहलकार से चेयरमैन पीटीआई की कोड वर्ड में बातचीत का इंकशाफ हुआ है। इसीलिए अटक जेल में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद भी कर दिया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात एक मिसाल की, हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा, यानी आज खत्म होने वाली हुकूमत रॉबिन हुड बन गई है। तोशाखाना के तहाइफ नीलाम करेंगे, रकम गरीब बच्चों पर खर्च करेंगे। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजिमीन के सफरी और डेली अलाउंस में 50% इजाफा कर दिया है। जाते हुए कौमी खजाने पर बोझ किस लिए डाल दिया? क्या आखिरी वक्त में वोट पक्का किया जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो निगरान वज़ीर आज़म की बात हो जाए। कुछ शजरा मिला रहे थे आप प्रोग्राम से पहले, जरा नाजरीन को बताएं कि वो शजरा किधर जाके मिलता है। 2-3 चीजें हैं जिस हवाले से देखें ना, जो हम रोज बात करते हैं ना कि अपना आदमी कल्चर, हमारे यहाँ ये बन गया है कि जी नहीं, हर जगह पे आपने पुलिस में टॉप पोजीशन में बंदा लगाना है तो अपना बंदा लगाना है, ब्यूरोक्रेसी में लगाना है, सफारतकारी में लगाना है, और सियासी तौर पे किसी को पोजीशन देनी है, चाहे कितना भी कोई कॉम्पिटेंट आदमी है, कितना भी अच्छा है, उसको नहीं, अपने रिश्तेदार अजीज़ को या जिसको समझते हैं कि जी हमारे लिए काम करेगा माजरत के साथ, जिस तरह कहा जाता है साग डार साहब फैमिली से भी बढ़ के उनका ऐसा है, नवाज शरीफ साहब की, तो इसी तरह के उनके नाम आते हैं। मेरे लिए सलमा सबसे ज़्यादा है हैरत वाली बात और दुख वाली बात ये लग रही है कि आज आखिरी दिन आन पहुँचा है। उस मुल्क में गैर यकीनी, कन्फ्यूजन, केओस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और फिर हम देख रहे हैं जो हमारे सीरियस नोयत के हम चैलेंजेस इस वक्त देख रहे हैं, दहशत गर्दी है, बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस तो भूल ही जाएं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फिर आप देख लें पब्लिक में जिस तरह अनरेस्ट बढ़ रहा है, आबादी का तूफान बढ़ रहा है, ये इश्यूज़ लगता है मैटर ही नहीं करते। सारी दुनिया में चले जाएं, टेलीविजन खोलेंगे, जो खबरें आ रही होंगी, मैं एक दफ़ा गया अमेरिका तो 4 दिन तक एक ही खबर आती थी कि वहाँ ब्रुकलिन में को काला मारा गया, वो कैसे मारा गया। तो मैं कहता हूँ ये किस तरह के लोग हैं, ये खबरें नहीं बता रहे क्या है। तो देखिए उनके लिए आम आदमी मैटर करता है, जो हमारे मैटर नहीं करता। अब सवाल आ गया जिलानी साहब का। देखिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी चीफ जस्टिस रहे हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, ये अपने सलीम अब्बास जिलानी हमारे फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी उनके रिश्तेदार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े करीबी हैं, आपने पता है अपनी जरदारी साहब ने उनको, फ़हीम साहब थे, फ़हीम मखदूम फ़हीम, उनको हटा के इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। ज़बरदस्त कैंडिडेट वो थे, अगर आपको याद होगा। तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको ये लगता है कि अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाला बंदा जिसका नाम, वो भी दौड़ में भी शामिल है, गए नहीं है हफीज शेख साहब, अगर वो रहते हैं तो काम लंबा हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की जो बात हो रही है, तो उस हवाले से ये नाम आया। लेकिन एक बात है, सबसे अहम बात है कि बड़ी रेपुटेशन वाले आदमी हैं जिलानी साहब, और एक माहिर सफारतकार रहे हैं और जानबदार होके वो मेरा ख्याल है फेयर फ्री इलेक्शन के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरे फियर्स अपनी जगह हैं। इस मुल्क में ये हैसियत सेरेमोनियल सी होती है, पीछे कुछ और लोग होते हैं। कोई भी आदमी आ जाए उसको एक हद तक जिसको कहते हैं इजाजत दी जाती है कि आपने मामलात देखने, असल मामलात को और देख रहा होता है। यानी हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। जुल्फकार साहब, कल से आप भी काफी सुनगुन ले रहे थे, इधर उधर आपकी भी काफी बैठ के नहीं कुछ नाम सुनने को मिल रहे थे। क्या एक्सपेक्टेड था कि जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आएगा? अभी मैंने सुना है कि वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए। जी बिल्कुल, वो पहुंचे हुए वहाँ पे। तौकीर शाह साहब के पास कुछ देर पहले वो मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी थे और वो मुलाकात का वेट कर रहे थे। ठीक, रात लेट आवर्स में 2 बड़े जुम्मेदार लोगों से बात हुई। उन्होंने यहाँ तक तो कंफर्म किया कि ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसके हाथ से चीज़ें गुजरती हैं। तो उसने कहा ये ब्यूरोक्रेट होगा, एक्स ब्यूरोक्रेट। मैं नाम याद टेक्नोक्रेट और पॉलिटिशियन को आप छोड़ दें। हमने अगर टेक्नोक्रेट की बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने टेक्नोक्रेट नहीं कहा, मैंने एक्स ब्यूरोक्रेट कहा। तो ये वाजे हो गया।
उसके बाद जिलानी साहब का नाम आना शुरू हो गया। तो इम्पोर्टेंस इसलिए है, एक तो ज़ाहिर है मीडिया को एक ऐसा जिन है जिसको खाने के लिए खबरें चाहिए होती हैं, तो वो सारा दिन का एक बिजनेस करना होता है, काम करना होता है, तो बाल टू बाल कमेंट्री चलती रहती है। निगरान प्राइम मिनिस्टर कितना बाख्तियार होता है या कितना हो सकता है, ये भी डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए है, डिस्कशन इसलिए हो रही है कि इस सेशन ने, ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, बेज़ाहिर ये निगरान गवर्नमेंट है, इसने आगे का नक्शा सामने लाना सही कि आगे हालात जाएंगे किस तरफ। ठीक। यूसुफ रजा गिलानी साहब के मौसूफ अजीज हैं। जो असल खबर है वो ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, जो स्टेक होल्डर अपने आप को समझते हैं, वो कह रहे थे कि जी पॉलिटिकल बंदा होगा, कोई टेक्नोक्रेट नहीं, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट नहीं। ये साहब जो आए हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये जो पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतें हैं, ये उनकी तरफ से रिकमेंड हुआ नाम, और उनको एक्सेप्ट किया गया दूसरी तरफ से, पॉलिटिकल लोगों की तरफ से। अब आगे चल के ये साहब क्या करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे मईशत की बात कर रहे थे शेख हफीज साहब, वो इसरार इस बात पे कर रहे थे, उनको एंगेज किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। ठीक। वो इसरार कर रहे थे कि जी मेरे पास बड़ी भारी चिट है और बाहर से मैं लेके आऊं, मुझे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है। अब वो इस बात पे सुना है आगे हैं कि वो बाख्तियार फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है। लिहाजा मैशत के मामले को भी एड्रेस किया जा रहा है हफीज शेख साहब की शक्ल में, और इसीलिए कानून साजी भी की गई मेरा है। अपना ख्याल है कि इस दफा वो प्रेमिसेस से कम नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, डील्स भी अपने अपने हिसाब से होती है ना इन लोगों की। अनवर साहब, गवर्नमेंट का जाते जाते एक काम, ये जो पूरा 5 साल का टेन्योर था, 3 साल पीटीआई गवर्नमेंट के, उसके बाद 2 साल इनके, उस पर डॉक्टर साहब का कमेंट लूंगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जाते जाते पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल पहले वापस लिया था, अब वो मंजूर हो गया सेनेट से भी। वो कितना फायदेमंद है सहाफियों के लिए, इसको हम कारनामा कहें या इसके खिलाफ भी कुछ लोग हैं। ये बिल पास कराना, वैसे तो 2 दर्जन के करीब बिल हैं, लेकिन पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो था, इस पे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन कुछ लोग बड़ी शद्दोमत के साथ इसकी हिमायत कर रहे हैं। आप अगर जी नहीं होगा, अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं पहले जो आप निगरान प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उसमें मेरा भी कुछ इनपुट ले लीजिए, शायद कुछ कारनामा साबित हो। और आपको याद होगा मैंने कहा था आपको, अगर हफीज शेख का नाम ना हो तो फिर बाहर से कोई नाम आएगा। खैर वो अपनी जगह पर। अब देखिए, अभी भी आप कंफर्म नहीं कर सकते ये नाम। प्राइम मिनिस्टर अभी राजा रियाज की मुलाकात होगी, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे। राजा रियाज साहब से मुलाकात नहीं, वो रूटीन है ना। देखिए ये एक आईनी और कानूनी तकाजा है जो उन्होंने पूरा करना है। ठीक है, जो आप खुल के बात कीजिए ना, फिर सारे डर क्यों रहे हैं कि डमी अपोजिशन लीडर है इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। देखना, बात यह है कि आईनी तकाजा और उन्होंने पूरा करना है। एक बात को वो टाइम नहीं दे रहे। दूसरी बात देखिए, जो तसद्दुक जलील अब्बास जिलानी साहब की बात हो रही है, इंडिया के साथ जो डिप्लोमेसी थी बैकडोर, वो भी ये करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका में रह चुके हैं, वहाँ पे इनके बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी भी वहीं है, अभी भी वहीं पे हैं उनके बड़े स्ट्रॉन्ग। और अभी समरी भी गई थी उनको हटाने की, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये रिसेंटली पिछले संडे की बात है। रिटायर्ड है तो कोई असाइनमेंट अच्छा असाइनमेंट नहीं है उनके पास। फिर वो कोई और एम्बेसडर थे, उनको भी उन्होंने उनकी समरी रिजेक्ट कर दी थी। दूसरी बात यह है कि देखिए, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले। और दूसरी बात, उनके जरदारी साहब के साथ और जितने ये जिलानी साहब के रिलेशनशिप हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, अब बात यह है कि वाकई जो इस मुल्क में जो मैं बैरूनी मुदाखलत की बात करता हूँ, उनको अगर ये काबिल कबूल है तो फिर यही हो सकते हैं। अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि दूसरा जो मुझे लगता है, श्याम साहब इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि देखिए, अगर इन्होंने अदलिया को मैनेज करना, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, तो मुमकिन है फिर उनमें से कुछ सीनियर आदमी को लेके आए ताकि वो भी उसको मैनेज कर सके। ये भी एक जगह पर कोई ना कोई चीज डिस्कस किसी को मैनेज कैसे करेंगे, हैं तो निगरान ही ना, वो पावर्स तो नहीं होगी जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की होती है। कुछ सीनियर जूनियर का अदब एहतराम तो है ना, लिहाज मोहब्बत तो होती है ये। और दूसरी बात, मैं अब इस पे आता हूँ पैमरा पे। इस पे 3 दिन से हम इतनी तगदो कर रहे थे, तमाम सहाफती तंजीमें इस पर इतना जोर लगा रही थी। चंद एंकर्स जो थे, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं है, उन्होंने जोर लगा दिया। पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इनकी मरियम औरंगजेब की खूब करेक्टर असैसिनेशन की ताकि वो पीछे हट जाएं। उनको क्या प्रॉब्लम था, जरा इस पे आइए। उन्हें यह था फेक न्यूज और जी हामिद मिर्जा मालिक ने और उन्होंने आमिर मतीन ने, इन्होंने क्या, इनको क्या मसला था कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन। भाई एक रिपोर्टर जो है वो आता है और आके उसको चेक एंड बैलेंस है, अगर अखबार में काम करता है तो उसका एडिटर है, अगर चैनल में करता है तो उसका डायरेक्टर न्यूज है, वो उसकी खबर चेक करता है, उसके एविडेंस मांगता है, देन वो जाकर खबर करता है। मसला इन्हें क्या था, ये 1 घंटा बैठकर जो चाहते थे एजेंडे को फॉलो करते थे, जो डिसइंफॉर्मेशन जो फेक न्यूज थी ये खुद उसको
फैलाते थे और उसका खमियाजा कहते थे कि ये मुझे एक बात थी, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की जदोजहद के बाद आज सेनेट से तरमीम के साथ और फिर कौमी असम्बली ने उसको पास कर दिया। अब वो बिल भेज दिया गया प्रेसिडेंट साहब को, जब उसको साइन कर देंगे तो वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमारे लिए ये बड़ा हिस्टोरिकल डे है। हमारे से मुराद ये तमाम मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनको आपके तवज्जो से उनको मुबारकबाद में पेश करता हूं। जबरदस्त जी, सबको मुबारकबाद पहुंच गई अनवर साहब की। डॉक्टर साहब, 3 साल वर्सेस 2 साल। सलमा, पहले मैं भी ऐड कर दूं, जो पहला वाला सवाल चल रहा है जलील बाजी, उसमें सलमा 2 चीज़ें जो मुझे नज़र आई हैं। जो डिप्टी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे ये 1989 में, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी। तो एक तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो एहतशाम साहब थे कि शायद पीपल्स पार्टी वाला, और फिर इनकी ग्रेड 22 की जब प्रमोशन हुई है 2010 में, उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। तो एक जो मेरा थोड़ा सा जो जुल्फ़िकार साहब से इख्तलाफी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि नॉमिनेट इसको पीपल्स पार्टी वालों ने किया, जरदारी साहब ने किया, और जरदारी साहब ने मनाया है, एतराज़ात एस्टेब्लिशमेंट के दूर कर दिए, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये कबूल हैं, जरदारी साहब के लिए भी कबूल हैं, और नवाज लीग को, नवाज शरीफ साहब को भी कोई एतराज़ नहीं है। एक तो वो न्यूट्रलिटी वाला एलिमेंट मेरे ख्याल है कि तीनों जगह वो पूरा हो रहा है। फिर ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, जो कुछ मैंने इनको देखा बड़ा है। लंबा डॉक्टर साहब 97 में ज्वाइन किया था फॉरेन ऑफिस, 2012 में ये सेक्रेटरी फाइनेंस बने और बड़ी अच्छे पोस्ट पे रहे। ये मुशर्रफ के दौरान भी डिप्टी हाई कमिश्नर रहे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे हैं, ब्रसल्स में एम्बेसडर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में एम्बेसडर रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं। तो वो जो आप ट्रायंगल समझें कि वो जरदारी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज लीग, किसी को एतराज नहीं है। अमेरिका भी थोड़ा सा बीच में मिला, अमेरिका भी थोड़ा मिला, जो सबसे ज्यादा फिर आपके वो तीन एज जो हैं वो आपके वो पूरे हो जाएंगे। ऑफिसर तो है ही, लेकिन जो ट्रोलिंग उनकी शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, जो पीटीए के हजरात स्वाब समझ के कर रहे हैं, वो शुरू हो भी गए। वो तो आप या मैं कोई भी इंडिविजुअल बात करें, लेकिन वो शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब का कमेंट कंप्लीट हो गया। वो 4 साल और 1 साल का आपका सवाल था कि 4 साल में 3 साल और 2 साल, उनके 36 महीने थे तकरीबन, तो आप समझिए 3.5 साल कर लीजिए और साल इधर हो गया। देखिए वो जो 3.5-4 साल का अरसा था पीटीआई वाला, वो तो सोशल मीडिया का जमाना था, ख्वाब दिखाए जाते थे, और बयानिए, आप बयानिए की जो मशीन है पीटीआई की, उससे आप कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको याद हो पहला बयानिया आया था कि 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब हम IMF पे फेंकेंगे और 100 अरब अवाम के ऊपर बांटा जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने 100 अरब कहा तो मैंने कहा कि एक खानदान के बाद 10 लाख आएगा, मैं अपना 10 लाख बना के बैठा हुआ था। उसके बाद फिर वो 40 टास्क फोर्सेस बनी थी, पूरा पाकिस्तान बदल देना था, फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग आ गया, 50 लाख घर बनने थे, फिर मुर्गी अंडे वाला कहानी, वो आपको याद है, एक वो नया बयानिया था कि आप मुर्गी अंडे से पूरे मुल्क की तरक्की कर देंगे। फिर 20 अरब डॉलर आ रहा था सऊदी अरेबिया, आने वाला था, आता आता जो है वो रह गया, फिर वो काकड़ा में तेल निकल आया था। तो बयानी बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे थे। अच्छा 2022 में अब आ गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, ठीक है। इसमें जो उनको मिला था पीटीआई की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा बजट का खसारा था, कोई 6-6.5 हजार अरब रुपए का बजट का खसारे को ओवरकम करने में लग गए। और दूसरा तिजारती खसारा था 45 अरब का, ये उनको मिला। अब वो जुल्फिकार साहब, कहा यह जाता है कि अगर आप खाई में गिर गए हैं तो खुदाया खोदना बंद कर दें। तो ये पीडीएम की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आए, खाई में थे, पीटीआई वाले इनको खाई में छोड़ के गए थे, लेकिन उन्होंने खोदना बंद नहीं किया। अब इनकी हुकूमत क्या याद करेगी, लोग क्या याद करेंगे? लोग याद करेंगे जी कि आटे की कीमत एक साल में कोई 131% बढ़ गई, चाय की कीमत 100% बढ़ गई, 53 रुपए का आपने कल बिजली का यूनिट बताया। तो इनकी हुकूमत जो है वो यही इन्हीं 3-4 चीजों मिला, हाथ मलते रह गए। एहतशाम साहब 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, कोई क़यामत नहीं आई, और तब तक निगरान सेटअप चल रहा है, कह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अभी क्योंकि निगरान सेटअप आने वाले जो एक्सपेक्टेड है, 2 सूबों में इस वक्त वज़राए आला लगाए जाने हैं, वो किसकी मर्जी से होंगे, वो कौन होंगे, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। इस बारे में कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन आ सकता है इन 2 सूबों में? अगर इन केस निगरान सेटअप यहाँ भी लंबा हो जाता है तो कोई काबिल कबूल ऐसे 2 लोग हों जो इन सूबों को अच्छे से चला सके? सलमा, 2 मुलाकातें जो नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की दुबई में हुई थी, 2 मुख्तलिफ औकात पे, कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तय हो गई थी। उसमें ये भी था कि सूबाई सेटअप केयर टेकर वाला वो क्या होगा, कौन से लोग होंगे,
किन लोगों को आना होगा, गवर्नर कौन से आएंगे इस दौरान में, उनका रोल क्या होगा। लेकिन बाद में कहा जाता है कि जी इसमें फजल रहमान साहब भी पढ़े, बाकी छोटी पार्टियां भी पढ़ी, उन्होंने कहा जी आपने हमें तो एतमाद में नहीं दिया, वो चीज़ें रुकी। उसके बाद फिर ये भी हुआ, एक मैसेज बहुत बड़ा चला गया सब जगहों पे जी सारे फैसले लंदन वाले करवा रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब गए अपना दुबई, उसके बाद चले गए सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से लंदन जाना था, नहीं गए, सऊदी अरब से वापस दुबई आए, फिर नवाज शरीफ साहब इनके जरदारी साहब से मुलाकात हुई। लेकिन अल्टीमेटली फिर जिस ये जो परसेप्शन बना था कि सारी चीज़ें बाहर से तय हो रही है, इसको रोका गया और फिर एक पैगाम दिया कि नहीं जी मिलजुल के सारा सेटअप किया जाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि जो असल बात है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की है। इसके तय करने के बाद ये छोटी छोटी रह जाएंगी, किसने होना, दो सूबों में तो मौज ही है ना। वो तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी जब तक इलेक्शन नहीं होते हम तो हुकूमत मौज तो वैसे वाकई उनकी है। लोग ये सोच के आते हैं कि 3 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। जुल्फकार साहब, अभी जो सूरत हाल है, जाने से पहले हुकूमत अपनी मर्जी से ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स करती है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जाते हुए अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए? कहाँ पे हमें कौन सा बंदा चाहिए, हमारी अगली गवर्नमेंट आने तक कौन हमारे मामला अच्छे से मैनेज करेगा? मेरा ख्याल है कि फील्डिंग तो बहुत ज़्यादा लगा के गए, जो मौजूदा निगरान है वो भी लगा रहे हैं और जो जाने वाले हैं ये भी लगा के गए। लेकिन देखना ये है कि इनकी ये फील्डिंग कायम रहती है या तब्दील कर दी जाती है। मेरी इतला ये है कि जो ही निगरान गवर्नमेंट आएगी ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ऊपर नीचे हो जाएंगी। अभी शाम भाई ने कहा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी की मीटिंग, और उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई। मेरी जो इतला है वो मीटिंग पहले भी उन्होंने की और आइंदा भी करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि जितना इन्फ्लुएंस हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम वो तय करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। आने वाले वक्त में मैं मैक्सिमम ये 13 जमातों को 30% दे सकता हूँ कि ये 30% स्पेस तो इनको मिल सकती है। कुछ 60% पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो फैसले होंगे कहीं और से होंगे। आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, मेरी इतला के मुताबिक उसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इनकलाबी इक़दामात हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें एंगेज कर दिए गए। उसमें फौज के बाकायदा यूनिट्स बना के मॉनिटरिंग पे लगा दिए गए और आने वाली वक्त में जो चीज़ें होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो हमारे लिए भी बहुत हैरानकुन होंगी, लेकिन नेगेटिवली ये पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ठीक है अनवर साहब, हमें कैंपेन्स नजर आती थी बड़ी भरपूर किस्म की, जब गवर्नमेंट जा रही होती थी, जलसे होते थे और वसाइल बांटने शुरू कर देती थी हुकूमतें। अभी MNAs को तो पैसे मिले, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था, अक्सर प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा कि भाई 70-70 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक MNA को, लेकिन अभी हमें वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज अभी तक खामोश है, अभी वो कोई बयानात नहीं दे रही, वो कोई जलसे नहीं कर रही। मियां साहब अभी लंदन में बैठे हुए। अगर इलेक्शन डिले होना है तो क्या बाकी पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई हैं? अगर एक पार्टी के मफाद में है ये बात, तो वैसे हैरत है सलमा, उन्होंने अपना गिलास तब दिया, खबरें चल रही हैं, आप करिए आराम से बैठी हुई मरियम साहबा, देखना आगाज तो उन्होंने कर दिया गिलास की तब्दीली से। अब आते हैं हम सीरियस नोट पे। एक मैं बताऊं, अब जो वुज़रा है, वो जो अभी एग्जिस्टिंग वुज़रा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एडवाइज़र बन जाए या कोई अपना रिटेन कर ले अपने उस पोर्टफोलियो को। इसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के दर पर जा रहे हैं बहुत सारे वुज़रा और चाहते हैं एडवाइज़र बन जाए, मुश्किल बन जाए अभी जो हैं। एक बात, दूसरी बात जो आपने बात की, देखिए गवर्नमेंट ने जाते थे बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है 70-70 करोड़ रुपए जिस तरह MNAs को दिए, ये भी पैसों का ज़्यादा है, 70 अरब से शायद ज़्यादा बांट दिया गया। एक दूसरा आप देखें कि किस तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी हमें भी पैसे दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं दिए गए, हमें भी पैसे दिए गए, हमें भी 2 अरब रुपए के हमें तनख्वाह उधर से मिलती है। 2 अरब रुपए से जायद के इश्तिहारात हमें भी दिए गए, एक बात, और बाकी लोगों को भी हिसाब कदर जुस्सा मिलता रहा। अब बात मालकान को, मीडिया मालकान को नहीं 2 अरब होते तो मैं इधर आपको नजर आ रहा होता। बात यह है कि देखिए जब जाने वाली गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, जो अब ये कर रहे हैं आपके देखे इश्तिहारात आ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो स्पेस छोड़ते नहीं है PTV पे और बाकी चैनल्स पे, उन्होंने मंसूबों की भरमार कर दी है। याद है मैंने आपको कहा था कि इन्होंने जाने से पहले 100 मंसूबों का इफ्तिताह करना, और उन्होंने एक दिन में 10-10 जी वो नहीं काटे जो आखिरी साल में कटने होते हैं, वो सिवाय 12 को मैक्सिमम जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अब देखिए मसला ये है कि जो उन्हें करना चाहिए था ना, जिसके आए थे वो नहीं कर सके, उसकी वजह से वो क्या था कि महंगाई को कम करना, गरीब आवाम को रिलीफ देना, वो नहीं कर सके, वो अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। वैसे ये हमारे मुल्क का अलमिया भी है कि हर बंदे का जो असल काम है वो नहीं करता। डॉक्टर साहब, अभी हालात कुछ ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आते मुस्लिम लीग नून के लिए। इनके पास बेचने को क्या है? ना रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा सकते हैं, ना नौकरियों के झांसे दे सकते हैं। इनको तो अवाम ने भरपूर तरीके से आजमा लिया कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय महंगाई के। सलमा 3 बड़ी जमातें PTI,
اگر آپ غور سے پی ٹی آئی کے اوپر دیکھیں تو ایز اے کلٹ شروع ہوئی تھی، کلٹ ممبران تھے، پھر اس میں غبارے میں ہوا بھری گئی، آپ کو پتہ ہے ہوا کہاں سے آ رہی تھی، اور پھر وہ غبارہ پھٹ گیا، نہیں پھر راک سٹار بنا، پھر فین کلب میں تبدیل ہوا، پھر پھٹ گیا۔ اب وہ واپس کلٹ کی طرف چلا جائے گا، وہ جو ہوا ہے وہ نکل گئی، کلٹ رہے گا جیسے پہلے کلٹ۔ نون لیگ اپریل 2022 سے پہلے جو وہ جماعت تھی اب وہ نہیں بچی، اس کا بہت برا حال ہوا ہے، اس کو بہت ڈیمیج پہنچا، جو کچھ انہوں نے پچھلے 14-15 مہینوں میں کیا، جو بجلی کے حوالے سے، جو مہنگائی کے حوالے سے، تو یہ بھی وہ پارٹی نہیں رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے، احتشام صاحب زرداری صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا شمالی پنجاب میں، شاید پنجاب کے اندر، لیکن ابھی تک جو نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں وہ دیہی سندھ کی جماعت ہے، تو سندھ تو ان کو مل جائے گا، تو پیپلز پارٹی بھی اس کے پاس جو کچھ تھا۔ صاحب معذرت کے ساتھ لوگوں کو اتنا دھوکہ جھوٹ بولا جاتا ہے، 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب کے MNAs کو جیتنے کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا تھا جنوبی پنجاب علیحدہ صوبہ بنایا جائے، آج جب کہ حکومت ختم ہو رہی ہے اب پھر کہہ رہے ہیں صوبہ بنایا جائے۔ تو سیاسی اعتبار سے تو میں سوچتا ہوں کہ تینوں جو بڑی جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی تو واپس کلٹ بن جائے گی، اور نون لیگ کا بھی حال بڑا برا ہوا ہے، پیپلز پارٹی وہیں پہ ہے جہاں پہ پہلے ہوا کرتی۔ اور جو نئی 2 جماعتیں بنی ہیں ان کا مستقبل بھی آپ کو کوئی خاص روشن نظر نہیں آتا؟ ابھی تو کچھ اس میں ان میں جان نظر نہیں آ رہی، ان میں ہوا بھرنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے حالات کو جان بڑا انٹرسٹ لیتی ہے، لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی ایک آدھ بندہ آپ کو پاسپورٹ پھاڑتا نظر آ جائے گا یا کمزور مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئے گا، احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس ایشو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں، احتشام صاحب ان کو اٹک سے پنڈی منتقل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ منتقل نہیں ہوئے، کیس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگ لی ہے، اور ابھی تک کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے وکیل باہر آ کے بتاتے نہیں ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ بھی کرو، نکالو یہاں سے باہر۔ دیکھیں کل جو خبر آئی تھی ان کے جو نعیم صاحب وکیل ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ جی بڑی اسپرٹ میں، انہوں نے کہا ساری عمر مجھے جیل میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آج جو بیان جو آ گیا ڈفرینٹ ہے، وہ کلا کا ایک دن کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ جی میں نکالیں واپس۔ دیکھیں 2 چیزیں سلمہ بڑی اہم ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ 5 سال کی باقاعدہ الیکشن کمیشن سے نااہلی کے بعد وہ نااہل پرائم منسٹر جو ہمارے پاکستان کے ان کی فہرست میں شامل ہو گئے، جن میں آپ دیکھتے ہیں یوسف راء گیلانی اور نواز شریف صاحب ہیں۔ ایک دوسری بات ابھی بیانیے کی بات ہوئی تھی، لیکن میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا انور رضا کہ ان کا بیانیہ یہ اس طرح ہے کہ انہوں نے قاسم کے ابا نے لوگوں کی کھوپڑیوں کو ڈرل کر کے اپنا بیانیہ اس میں ڈال دیا، ایسا سوراخ کر کے ڈالا کہ نکلا نہیں باہر۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی جماعت نے 25 دفعہ اپنا نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، بات نہیں بنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بحث ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار ساری باتیں مان لیتے ہیں، بڑے ظلم میں زیادتی ہوئی، لیکن دیکھو یہ جو ملک میں سیاسی عمل رک گیا اس کا نقصان کس کو ہوا؟ کہتے جی ہمیں۔ میں نے کہا الیکشن کس سے دور ہوئے؟ ہم سے۔ میں نے کہا کس کو نقصان ہوا؟ ہمیں۔ میں نے کہا آرمی چیف اپنی مرضی کا نہیں لگوایا، کس کو نقصان ہوا؟ ہمیں۔ دیکھیں نا جب آپ بہت زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ نے کیا وہ سامنے آنا ہی آنا۔ ابھی دیکھو آج کل ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کی، ہم نہیں کہتے تکبر رعونت والی، کہ کس طرح کہتے تھے کہ جی امریکہ میں جا کے کہ نواز شریف تم مانگتے ہو کہ تمہیں گرمی لگتی ہے، میں تمہارا آ کے اے سی بھی نکالوں گا، میں تمہاری اور نواز زرداری تمہارے ساتھ یہ بھی کروں گا۔ دیکھیں جب برا وقت آنا ہوتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں نا مس فارچون کم ان بٹالین، ایک کے بعد دوسرے 250 مقدمے ایسے نہیں بن۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سبق نہیں سیکھا، ابھی بھی شاید اس سے سبق سیکھیں تو اپنی سیاست کو بچا سکتے ہیں، لیکن جس راہ پہ چل پڑے ہیں، جو ان کے چند ایک سپورٹر ابھی بھی ان کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے، یا تو بیگم صاحبہ فعال نکالتی ہیں یا اپنا ذہن ان کا کام کی وجہ سے انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی کوڈ ورڈ میں گفتگو کر رہے تھے جو کہ پکڑی گئی ہے، اب اس کے لیے وہ اسپیشل برانچ کو بھجوا رہے ہیں، ڈیٹا ریکارڈنگ ساری، یہ جیل میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ان کا پہلے سے ان کے وہاں پہ جان پہچان والے بندے بھی تھے جن سے وہ کوڈ ورڈ میں بات بھی کر رہے تھے۔ ذرا غور کریں کہ میڈیا سارا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ 2 ڈرامے ہو رہے ہیں بڑے، ایک یہ قاسم کے ابا کے حوالے سے کہ وہ جیل میں ہیں، چھپکلی ملی یا نہیں ملی یا وہ یخنی مانگ رہے ہیں، اور دوسرا ڈرامہ یہ کیئر ٹیکر والا، کون بنے گا وزیر اعظم۔ ہمیں کوئی احساس ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ IMF کے ایمرجنسی وارڈ میں اتنا مریض جو ہے وہ شدید بیمار ہے کہ وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہے۔ اگلے 12 مہینوں میں ہمیں کوئی احساس ہے کہ ہم نے 28 ارب ڈالر کی واپسی کرنی ہے؟ ہمیں کوئی احساس ہے کہ اس وقت 50% تقریباً پاکستان کی جو آبادی ہے
وہ شرح غربت سے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے. یہ ڈرامے کب تک چلیں گے؟ اس لیے جس طرح آئی تھنک 1-2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، اگر سیاستدان سبق نہیں سیکھتے، آپ نے کہا کہ کیا سبق سیکھا قاسم کے ابا نے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا باقی سیاستدانوں نے کوئی سبق سیکھا؟ دیکھیے جب تک اگر سبق نہیں سیکھا، مجھے لگتا ہے کہ دس از دا لاسٹ چانس، اس کے بعد اور چانس نہیں ملے گا، اور پھر سیاست کو اور فیصلہ سازی کو الگ الگ کر دیا جائے. زرداری صاحب نے سیکھا، ایک دفعہ کہا اینٹ شینٹ بجانے والی بات، اس کے بعد آج تک نہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن دیکھیے وہ بھی تو کتنے سال ہو گئے ان کو سندھ میں، وہاں پہ کیا کچھ ڈلیوری ہوئی؟ کچھ ڈلیوری ہوئی وہاں پہ، کوئی چیز تبدیل ہوئی؟ آپ لاڑکانہ چلے جائیں جو ان کا گڑھ ہے، ان کو لاڑکانہ کا حال دیکھ لیں. سب پلاننگ کمیشن کہتا ہے پچھلے 10 سالوں میں 60 ارب روپیہ جو لاڑکانہ میں خرچ کیا گیا. آج بھی دیکھ لیں، کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، سانپ کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، نالیاں گلیاں برے حالوں میں. شام صاحب جو بھل صفائی، جو نہروں کی صفائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ بجٹ سندھ میں ہی دیا جاتا، کیونکہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے نہر صاف کیا یا نہیں کی، سارا کا سارا معلوم نہیں کہاں. اچھا ویسے تو یہ ڈرامے خدا کے لیے بند کریں. قاسم کے ابا کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، نہ تو یہ عدالتوں کا معاملہ ہے، کیونکہ عدالتوں نے ان کو جیل کے حوالے کر دیا ہے. اب وہ انتظامی معاملہ شروع ہو گیا، اب وہ ہوم سیکٹری کا، وہ ہوم منسٹری کا، ان کا لیکن عدالت ریکارڈ تو مانگ رہی ہے، ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو ان کے کھاتے میں ہے گیم. دیکھیے ٹیکنیکلی جہاں تک میں سمجھا ہوں، جب عدالت کسی کو جیل کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ انتظامیہ کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے کہ ان کو وہاں سے کہیں اور ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. ہوتا ہے نا نیچے والی عدالت، تو پھر اس کے اوپر اپیل کے آپشن ہیں. کب تک ہم یہ ڈرامے کرتے رہیں گے، یہ کیئر ٹیکر والے اور یہ قاسم کے ابا والے؟ جب تک ملک میں اچھا لوگ سننا بھی یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب انتظامیہ اتنی مضبوط ہے، پھر عدالتیں روتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. عدالتیں روتی نہیں ہیں، رلا بھی لیتی ہیں. شان سے ذوالفقار صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں اس پہ کہ قاسم کے ابا کو ڈبونے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے، ان کے وکلا کا، ان کے مشیروں کا، یا بشرا بیگم کا؟ دیکھیں بڑا غرق کس نے سب نے رول پلے کیا، انہوں نے خود بھی بہت زیادہ اس پہ محنت کی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کو وہ آج تک رونا رو رہے ہیں کہ جی مجھے ٹریپ کیا گیا، میرے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا، ایک سازش ہو گئی. اس طرح کی ایک سازش اور بھی ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے، وہ کوئی اور نہیں کر رہا، وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. جو پاکستان کے پاسپورٹ پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں یا پھاڑ رہے ہیں، جو 14 اگست کو نہ منانے کی بات کر رہے ہیں، جو جذباتی انداز میں اس طرح کے سلوگنز دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ 9 مئی سے بھی بڑا ٹریپ ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ 14 اگست لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. پاکستان کا بچہ 14 اگست کے معاملے میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بہت سینسٹیو ہے. اور یہ صاحب جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان آزاد ہے، گورنمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان غلام ہے. جب ان کو لا کے بٹھا دیا جائے اور مخالفین کو فکس کر دیا جائے تو ادارے بہت اچھے ہیں. جب موصوف کی مرضی کے مطابق چیزیں نہ ہوں تو ادارے بہت برے ہیں. عدالت سے فیصلہ حق میں آ جائے تو عدالتیں اچھی ہیں، خلاف آ جائے تو سب لوگ برے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اب نہیں چلے گا. اب پاکستان کے حوالے سے جو نیریٹو پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو رہی صحیح ان کی کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. انڈیا پاکستان کے 14 اگست کو تسلیم نہیں کرتا. اگر سیم نیریٹو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص بھی رکھے گا یا اس کی بات بھی کرے گا تو پاکستانی عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکے گی. اور اگر اس طرح کا کوئی شخص ہے جس کو اتنی تکلیف ہے اور پاکستان کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، وہ پاسپورٹ واپس کرے اور یہاں سے واپس کسی اور جگہ چلا جائے. لیکن یہ ڈرامہ اس ملک میں نہیں چل سکتا. اچھا ویسے میں پوچھنا تو انور صاحب آپ سے کچھ اور چاہتی، لیکن کیونکہ انڈیا کا ذکر چل ہی نکلا ہے، انڈیا کا ایجنڈا چیئرمین پی ٹی آئی کا ایجنڈا سم ہاؤ سیم لگتا ہے. گورو آریہ آج بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں بند کرنے سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ اس نے کر دیا ہے، اس نے پاکستان میں بیٹھ کے وہ کیا جو آج تک ہم نہیں کر سکے. کیا انڈیا کے ایجنڈے پہ چلنے والا شخص، اس کو عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے؟ کیا دشمن جو چاہتا ہے وہ جس آدمی نے کیا، کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ایک کلاس بھی دی جائے، اس کو کیسز میں ریلیف بھی دیا جائے، سپیریئر عدالتیں اس کو سزا کا عدم کر دیں، کل کو وہ الیکشن میں بھی حصہ لے؟ دیکھیے سلما، یہ جو آپ نے پہلے آپ کے کوشچن آتا ہے یہ بڑا سیریس ہے. دیکھیے یہ کام جو اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ان کا ہے، وہ پروو کریں کہ واقعی کیا وہ انڈین ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، پھر تو اس پہ سخت سزا ہو سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ انڈیا اسے پتہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے، تو وہ خود سے ان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ بیانات دیتے ہیں. پہلی بات 6 مئی والا جو معاملہ 9 مئی والا معاملہ تھا، اس پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگا؟ دیکھیے میری بات سنیے، 9 مئی والا جو معاملہ تھا نا، آپ دیکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے پہلے کیا تھی. اچھا جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کوشش کر رہے تھے کہ
जो पीटीआई चेयरमैन है वो कोई गलती करें, उन्होंने गलती की, ये प्लानिंग उन्होंने पहले से की हुई थी कि मुझे अगर पकड़ेंगे तो आपने इन जगहों पर एहतजाज करना है। इससे पहले अगर आपको याद हो, मैं कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो की हुई थी। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही थी कि पीटीआई चेयरमैन कोई गलती करे, तो वो तो उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था। जैसे ही कोई गलती हुई, उन्होंने बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह खुद को निकाला, इस्टेब्लिशमेंट, फौज को और पीटीआई को आमने सामने हो गए। तो वो तो खुद से साइड पे हो गए। उनका जो पर्पस था वो पीटीआई चेयरमैन ने खुद सॉल्व कर दिया, जो कि नहीं हो पा रहा था। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये देखिए, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, जो रूल्स हैं जेल के, उसके मुताबिक उन्हें बी क्लास मिलती है और मिलनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शाम साहब ने की, कि आपको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ उस रब की ज़ात को ज़ेब है। आप जब इक़्तिदार में थे, आप पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे। देखिए, जब आप किसी की सुनते नहीं, अच्छे लिसनर नहीं हैं, तो फिर आप अच्छे लीडर भी नहीं हो सकते। जब आपने अपनी मनमानी करनी है, जो एडवाइस आपको मिलेगी आपने उस पर कान नहीं धरने, तो उसका नतीजा फिर यही होता है जो पीटीआई चेयरमैन के साथ हुआ। उन्होंने जो बोया वही काटा। और इस पे एक और चीज मैं ऐड कर दूं, उसके बाद अगले सवाल की जाने बढ़ती हूँ, कि गौरव आर्या ने बैठ के इवन ये कहा, क्योंकि वो फौजी बैकग्राउंड रखता है, उसने कहा कि नक्शे पे पिन पॉइंट करके जगहों को टारगेट किया जाता जिस तरह एक फौजी बैठ के करता है। यानी ये चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी प्लान थी कि कहाँ अटैक करना है, कैसे करना है। डॉक्टर साहब आप आ जाते हैं जरा उस खजाने वाले मामले पे, जिस पे जाते जाते कासिम के अब्बा ने जैसे डाका मारा था, वो जाते जाते 200 अरब की सब्सिडी दे गए थे, जो आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग थी उसके साथ कंपैटिबल नहीं था। ये गवर्नमेंट जाते जाते मुलाजिमीन की तनख्वाहों में अलाउंसेज में 50% तक का इजाफा करके जा रही है। बोझ कहाँ पे आएगा? देखिए सलमा, मेरे ख्याल में कि ग्रेड 1 से लेके और कम से कम ग्रेड 15-16 तक जो इजाफा है वो वाजिब बनता है। कोई इतना ज्यादा नहीं है, मैंने देखा कोई 7-7.5 ट्रैवलिंग अलाउंस है, बेसिकली ट्रैवलिंग अलाउंस है और डेली अलाउंस है। वो कोई ग्रेड जितना बड़ा होगा अलाउंस उतना ज्यादा होगा। मैंने जैसे कहा कि मेरे नजदीक ग्रेड 16 से ऊपर को जरूरत नहीं है इस अलाउंस की। ग्रेड 16 से नीचे 1 से 16 तक चले जाएं, 1 से 15 तक चले जाएं, वहाँ पे ये इजाफे करने में कोई खास बजट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती। देखिए, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे ध्यान में आती है कि इस रियासत ने अब आगे कैसे बढ़ना, ये थोड़ा सा मामला है। ये सियासत और मईशत की जंग पिछले 75-76 साल से चल रही है और मुसलसल सियासत जीतती आ रही है, और उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ हम खड़े हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो गुर्बत का क्या हाल है, तो ये सियासत की जंग जो और मईशत की जंग चल रही है, इसमें जीत किसकी होनी है फाइनली, ये हमारी अगली नस्लों की जो किस्मतें हैं उसका हल इसमें निकलेगा कि सियासत जीतेगी या मईशत जीतेगी। ठीक है जुल्फिकार साहब, हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा मुझे बड़ा पसंद है। मुहावरा एहतशाम साहब ने सुबह बोला तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जाते हुए तोशा खाने के तहाइफ भी कहते हैं नीलाम करके जाएंगे, इधर भी कुछ बच ना जाए। अब ये जो बेचने वाली बात थी समहाउ फनी इसलिए थी कि अब ये कहा जा रहा था जिन मैरिट्स पे कासिम के अब्बा के केस को देखा गया, उन मैरिट्स पे अगर देखा जाए तो और भी लोग ना अहल होते हैं, क्योंकि तोहफे इधर उधर हुए हैं, लोगों ने लिए हैं, डिक्लेयर नहीं किए। क्या अपना कोई जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे? सलमा, उसमें तो कोई भी नहीं बचता, उसमें तो एक लंबी लाइन है तोहफे लेने वालों की, और उनको सजा हो सकती है, एक लंबी फरिस्त है। अगर पनामा केस को देखें उसमें भी 400 लोग थे, लेकिन सजा गड़ी की बात हो रही है, वहाँ तो मर्सिडीज गाड़ियां भी हैं, और लोटा भी एक आ गया, वहाँ तो खैर और बहुत कुछ है, और इतनी कीमती चीजें हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सिलेक्टिव एहतसाब हमेशा से पाकिस्तान के अंदर होता रहा। आज इशाद खान अब्बासी साहब ने जो तबसरा फरमाया है वो बड़ा हिस्टोरिकल है। वो कहते हैं कि ये बदतरीन असम्बली का ये बदतरीन दौर है, लोगों को यौम निजात बनाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? नून लीग का साबिक प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि ये एक सोचने का मकाम है। जो कहते थे ना कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया, वो तो सियासत में छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, छोटे छोटे मामलात में कॉम्प्रोमाइज किया, और जो पाकिस्तानी खजाना है उसको माले गनीमत की तरह लूटा। अगर काश वाकई रियासत उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 होती तो आज यकीन करें कि वो इसलिए परेशान ना होते कि अगले इलेक्शन में हमने चूरन बेचना क्या है, हमारे पास नैरेटिव क्या है। अब तो उनको यही समझ नहीं आ रही ये 13 पार्टीज को कि अगले इलेक्शन में वो किस स्लोगन के तहत जाएं, किस नैरेटिव को लेके जाएं, और लोगों के सामने क्या चीज वोट को इज्जत दो वाला नारा दफन हो गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला खत्म हो गया, और कोई चीज बची नहीं, गुड गवर्नेंस आप कर नहीं सके। जो मॉडल आपने दिया है उस पे शायद खान अब्बासी से लेके हर शख्स उस पे क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपके पास का नारा तो वो तो हाईजैक कर लिया ना नवाज शरीफ से, हाईजैक कर लिया, और जिनके पास वो था पहले
जिनकी उस वजह से पॉपुलैरिटी थी वो फारग हो गए। यानी तो अपनी अब तो आवाम popularity के हर पास लिहाज से जाने के कोहली- लिए इनके पास कोई नैरेटिव भी नहीं बचा। साल एक नैरेटिव ही तो बनाएंगे, तभी तो कह रहे हैं साल इलेक्शन डिले होंगे। अनवर साहब, तोशा खाने के तहफ़ की नीलामी मुझे बड़ी गैर मुनासिब बात लग रही है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कासिम के अब्बा ने तोहफे बेचे, आप भी तो तोहफे नीलाम करेंगे, पैसा चाहे कितने ही नेक काम में खर्च हो, है तो इनएप्रोप्रिएट बात। देखिए, वो सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाए जाएंगे। ये चाहते हैं कि आइंदा शायद ऐसा तोशा खाना का केस ना हो सके, क्योंकि मुमकिन है कि जो भी आए वो फिर कोई इस तरह का काम करे। एक बात तो ये हो सकती है, इतना ये देखना किसी की अच्छी नीयत पर शक भी नहीं किया जा सकता, वो इतना मुल्क के लिए सोच रहे हैं। एक बात, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब पीटीआई चेयरमैन 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे के, जो कि इस मुल्क के साथ, इसकी इकोनॉमी के साथ जुल्म था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो अलाउंसेस में इजाफा किया गया, ये जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इनकी तनख्वाहों में ये होना जरूरी था। ये 16 से ऊपर की कहानी, देखिए वो नहीं 16 तक है, 16 तक जस्टिफाई किया जाता है, उससे ऊपर 22 ग्रेड तक के अफसरान को पैसे मिल रहे हैं, ऐसे ही सबके मिले सबको मिलेंगे। सबने सजेस्ट किया कि 1 से 16 तक होना चाहिए। सजेस्ट किया, देखिए 16 से ऊपर वालों को देना ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ये वही काम होगा जो पीटीआई चेयरमैन करके गए 200 अरब रुपए वाला। तोशा खाना की आपने बात की, देखिए ये बड़ा सीरियस मामला है। जब आपको कोई दूसरे ममालिक से गिफ्ट्स मिलते हैं, वो आपके खजाने के लिए होते हैं, आपके मुल्क के लिए होते हैं। आप अगर उनके तहफ़ को सिंबल ऑफ ऑनर है, जी, आप अगर उन्हें नीलाम कर देंगे या बेच देंगे या खुद से बंदर बांट कर लेंगे, ये आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी, आपकी हुकूमत पर उंगलियां उठेंगी। और आप देखें, इस तोशा खाना की वजह से पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी हमारी सफारती सतह पर कितनी सुबकी हुई है। ठीक है एहतशाम साहब, आपका जी, जिन लोगों ने पहले ताइफ लिए हैं उनसे भी वापस लेके सब नीलाम करने चाहिए। आपके वैल्यूएबल नोट के लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हमने सुना था कि कपड़े बेचेंगे, लोगों को आटा देंगे, इधर तोहफे बेच के जा रहे हैं जाते जाते। चले वो तो कुछ भी उन्होंने, असल बात यह है कि ये जो स्टिग्मा, ये जो लानत माजत के साथ, और ये पूरी दुनिया में बदनामी है, जिस अंदाज से घड़ी का जिक्र हुआ और रुसवाई हुई, मेरा ख्याल है तोशा खाना के जो तोहफ़ आते हैं, राना सनाउल्लाह ने अच्छी मिसाल काम की, डर से की, जैसे भी की, उन्होंने जमा करा दी। अब अगला सवाल है कि करना क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें बेचने के बाद पैसा तो सलमा आ जाएगा सरकारी खजाने में, वो इनडायरेक्ट लूटे का एक और तरीका है। वो आप देखें ना, जो आप 70 करोड़ लोगों को देते हैं, आपकी मेरी जेब से निकला हुआ पैसा, वो पब्लिक का पैसा। देखिए असल बात इस वक्त सारी ये है कि जी अब जिस तरह रोज़ हम कहते हैं कि जी माजी से किसी ने सीखा नहीं सीखा, अब ये देखें ना, अब हुकूमत जाने से पहले वजारत खजाना वालों ने देख लें, इलेक्शन कमीशन वालों ने स्पेशल अनाउंसेस, एक तनख्वाह 1.5 तनख्वाह फालतू दी गई। इस तरह और जगहों पे भी ऐसा किया गया। भाई ये सारी चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती हैं कि जब आप सरकारी खजाने को भर दें, आप निकालें। मतलब आज मुझे ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब बड़ा दुख हुआ जब आप बताया गया कि जी खाने पे ये मेन्यू होगा। देखिए आपको तो मेरा ख्याल है एक रोटी के लिए भी किसी को नहीं बुलाना चाहिए सरकारी खाते में, तो बड़ा जुल्म ज्यादती है। मेरा ख्याल है ये इस जुल्म को अब बंद होना चाहिए। बहरहाल आज हुकूमत का आखिरी दिन है, अलविदाई मुलाकातें जारी हैं और पुरतकल्लुफ खाने का आज एहतमाम है, जिसका मेन्यू आपने दिन भर पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पे देखा होगा। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।